हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, गवर्नेंस के बारे में हम लोगों ने जान लिया था कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या है। हमने उसके बारे में हमने उस कंटेक्स्ट में बात करी। वर्ल्ड बैंक का पर्सपेक्टिव क्या है गवर्नेंस को लेकर, वर्ल्ड बैंक ने क्या डेफिनेशन दी, ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ने क्या डेफिनेशन दी, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या डेफिनेशन दी, और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया और स्वेल प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या डेफिनेशन दी थी। अब हम बात करते हैं कुछ कंटेक्सचुअल मीनिंग्स की। ये तो हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग गवर्नेंस क्या है। लेकिन गवर्नेंस आसपास की दुनिया में, किसी देश में, हमारे आसपास किस प्रकार से देखने को मिलता है, अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग सिचुएशंस में, हमारे देश में क्या स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट आर द कंटेक्सचुअल मीनिंग्स ऑफ डेवलपमेंट गवर्नेंस। जो कंसेप्ट है गवर्नेंस का, ये अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज होता है। एंड इट शुड बी नोटेड एट, जो गवर्नेंस का जो मीनिंग है वो डिपेंड करता है कि आप उसे किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हो। ये वाली चीज आपकी काफी मदद करेगी आंसर राइटिंग में। अगर देखो यहां पर देखो, जीएस पेपर 2 हम खोल लेते हैं, जीएस पेपर 4। आप अगर यहां पर आओगे और इधर आके देखोगे, अगर जैसे कहाँ गया वो पॉइंट, ये वाला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस है मैंने आपको बताया था। और पेपर 4 में एक एस्पेक्ट दे रखा है ये वाला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ठीक है, जो कि आपको बाकी जगह पर नहीं मिलेगा। अब यहां पर अगर इसके रिलेशन में अगर आप देखोगे, केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज, जब आप केस स्टडीज को करोगे ना जीएस पेपर 4 में, आपको उसमें काफी हेल्प होगी। जो भी कंटेक्स्ट आप पहचान सकोगे तो आप लिख सकोगे वहां पर किस प्रकार के गवर्नेंस लैकिंग है और कैसा गवर्नेंस इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सारी सिचुएशंस को अच्छे से समझना। और श्रेया, शायरी, मयूर, कुणाल, मैं अभी तुम सबसे पूछूंगा कि इसके एग्जाम्पल दो, ठीक है। पहले मैं कंटेक्स्ट खुद समझाऊंगा, एग्जाम्पल देने देने की जिम्मेदारी तुम लोगों की, ठीक है। शांत दिमाग से आराम से समझना। सॉरी। डिफरेंट कंटेक्चुअल एक्सप्लेनेशंस different contextual explanations of the term governance are as follows. Number one, governance as the minimal state. यहां पर क्या है, स्टेट अगर मिनिमल है, श्रेया इसको जरा एक्सप्लेन करना। चलो पहले मुझे कंटेक्स्ट बता लेने दो, फिर बता दो। इसमें यह बोला जाता है, गवर्नेंस रीडिफाइंस द बाउंड्रीज एंड द फॉर्म ऑफ द पब्लिक इंटरवेंशन। सरकार पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म में कितना रोल रखती है। याद रखना, शब्दों पे ध्यान देना मेरे। मैं कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा, सरकार की औकात की बात नहीं कर रहा। मैं यहां पर बात कर रहा हूं सरकार का रोल कितना है पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के अंदर। आप कहोगे सरकार का ही तो रोल होता ही है, लेकिन मिनिमल स्टेट का कंसेप्ट ये कहता है सरकार का रोल मिनिमल होना चाहिए। वेलफेयर सोसाइटी का सपना जो देखा जाएगा उसमें सरकार का रोल कम होना चाहिए। सरकार की हस्तक्षेप, सरकार की इंटरफेरेंस, सरकार के द्वारा बनाए गए कानून, लॉ व्यवस्था, ये तो होनी चाहिए कानून लॉ व्यवस्था, लेकिन सरकार के द्वारा पॉलिसीज वगैरह को बनाने का काम ठीक है, इंप्लीमेंटेशन या इंटरफेरेंस या देख रेख वो सरकार की साइड से कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट का रोल कम से कम होना चाहिए। इन दिस सेंस, governance redefines the boundaries and the form of public intervention.
गवर्नेंस इन दिस कंटेक्स्ट इम्पार्ट्स अ मेजर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। अगर सरकार का रोल नहीं है, जब मैं इतनी देर से अगर बोल रहा हूँ कि सरकार का रोल नहीं है, तो फिर रोल किसका आएगा? आपके दिमाग में सवाल आएगा। तो रोल जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर का यहां पर होता है इन डिलीवरिंग सर्विसेज टू द सिटीजन्स। सरकार का जो रोल है, इट इज रीडिफाइंड टू बी एन एनेबलर। मैंने आपसे क्या बोला? पॉलिसी बनाए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो, देश में स्कीम्स बने, कानून बने, ये चीजें होनी चाहिए। इस चीज पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर एक पुश बटन, एक पैडल, एक एक्सेलरेटर लगना चाहिए। सरकार शुड बी एनेबलर, एटलीस्ट इट शुड बी अ कैटलिस्ट। स्टार्ट तो करे, पुश तो करे। तो सरकार एक एनेबलर हो या फिर कैटलिस्ट हो, फैसिलिटेटर हो, रेदर देन एन ऑल इनकम्पासिंग एंटिटी। देखना शब्द को, रेदर देन एन ऑल इनकम्पासिंग एंटिटी। पॉलिसी भी हम लोग बनाएंगे, उसके प्रोविजंस भी हम लोग डिसाइड करेंगे। मतलब सरकार कह रही है पॉलिसी भी हम लोग बनाएंगे, हमारे ही बंदे बनाएंगे, हम ही उसके प्रोविजन डिसाइड करेंगे, हम ही ये सोच लेंगे जनता को क्या चाहिए, हम ही उसको डिलीवर करेंगे, हम ही उसके आउटकम डिसाइड करेंगे, और जो भी चीज मिलेगी किसी को उसका क्रेडिट भी हम लेंगे। नो। मिनिमल स्टेट का कंसेप्ट ये कहता है कि सरकार को पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए, स्कीम्स बनानी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट एक एनेबलर की तरह, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे, ऑल इनकम्पासिंग एंटिटी ना बने। कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, सरकार का जो रोल है, सरकार का जो साइज है, इट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेटर थ्रस्ट ऑन प्राइवेटाइजेशन। द साइज ऑफ द गवर्नमेंट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेटर थ्रस्ट ऑन प्राइवेटाइजेशन इन मिनिमल स्टेट। ज्यादातर किसको आगे आने दिया जाता है? प्राइवेट 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 क्लासेस को। यानी कि यहां पर कुल मिलाकर कैपिटलिज्म को प्रमोट करा जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है? इट इज कंसर्न विद इन्वेंशन एंड इनोवेशन। सरकार वेलफेयरिज्म के साथ तो कनेक्टेड होती है, कंसर्न होती है, लेकिन चीजें आउटडेटेड होती हैं, सरकारी चीजें। तो श्रेया, कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है। समझाओ मुझे आज के ज़माने में मिनिमल स्टेट क्या है, कैसी कंट्री है, कौन सी कंट्री है? हम्म। नहीं नहीं नहीं, मिनिमल स्टेट का कंसेप्ट क्या कहता है? उल्टा क्यों बोल रहे हो? प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो, ज़्यादा हो तो ऐसी, ऐसा कौन सा देश है जो मिनिमल स्टेट जिसको आज आप कह सकते हो? हम्म। शाबाश। मेरा अगला सवाल शाइनी, क्या मिनिमल स्टेट का कंसेप्ट इंडिया के लिए आज के साल 2023 में जब हम बैठे हैं 21st सेंचुरी में, अभी ठीक है? क्या हम मिनिमल स्टेट का कंसेप्ट इंडिया के अंदर अब ला दें? सिंस 1947 के बाद अब ला दें? क्या इंडिया रेडी है श्रेयस के लिए? नहीं, अभी भी यहां पर ना पुअर और रिच का गैप बहुत ज़्यादा है। सरकार ने अगर इसको पुश करा ना, ये गैप अगर अभी इतना है, इसको हमें करना क्या है? इसको इतना करना है, लेकिन ये इतना ना होकर ये इतना हो जाएगा गैप फिर ये। राइट? ये है प्रेजेंट रियलिटी, ये है हमारा गोल। लेकिन अगर हमने मिनिमल स्टेट बनाया इंडिया को, ये बन जाएगा इंडिया का फ्यूचर। हैव्स एंड हैव नॉट्स का फर्क बढ़ जाएगा। सरकार एनेबलर तो है, फैसिलिटेटर तो है, लेकिन अगर वो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म की जिम्मेदारी नहीं संभालेगी, इसकी वजह से क्या होगा? बेसिक नेसेसिटीज, समझ जाओ इसको, बेसिक नेसेसिटीज
विल बी केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ पुअर। क्यों? राइजिंग प्राइसेस। और साफ तरीके से हम जानते हैं, कभी भी शाइनी, प्राइवेट सेक्टर क्या, प्राइवेट सेक्टर वेलफेयर के साथ कंसर्न होता है क्या? कभी भी बिल्कुल नहीं। प्राइवेट सेक्टर का वेलफेयर करना श्रेय एक ढोंग हो सकता है उसके लार्जर इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। इट कैन बी जस्ट अ मीन्स टू सर्व द एंड्स। व्हाट इज द एंड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर? व्हाट आर द एंड्स? Profit maximization. And if they seek for only profit maximization, इंडिया के लोगों को क्या हाल होगा, जहां पर गरीब लोग इतने सारे हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनका क्या होगा? और इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है इंडिया के ऊपर? और इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है शायद इंडिया के ऊपर? फेमीन क्यों? फेमीन कहां से आ गया? ये तो बहुत एंड की बात है। ये तो बहुत दूर की बात है। ये भी कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है। और क्या? मिनिमल स्टेट जो है, चलो अगर मिनिमल स्टेट है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं इंडिया में अगर हम इंडिया को मिनिमल स्टेट बनाते हैं? एक तो फायदे ये होंगे कि इससे इनोवेशन और इन्वेंशन की बातें होंगी, राइट? बेस्ट क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे सबको, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, इंडिया एक ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन पाएगा, राइट? हमारे यहां लेकिन हमें एक तो गरीबी रोकती है हमारे देश में मिनिमल स्टेट बनने से, और क्या रोकता है? लोगों के पास इतनी एजुकेशन नहीं है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अभी हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से हमारे देश में। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अभी हमारे देश में है नहीं, लोग शिक्षित नहीं है इतने ज्यादा। क्योंकि अगर कैपिटलिज्म अगर या प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ अगर एकदम से बढ़ने लगी, वो लोग पिछड़ कर रह जाएंगे जिनके पास बेस्ट टू बेस्ट डिग्री या फिर एजुकेशन नहीं है। मानते हो? मैं डिग्री और एजुकेशन इसलिए कह रहा हूं, मैंने नॉलेज वर्ड इसलिए यूज नहीं करा। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो कि आईआईटी पास आउट है और गोल्ड मेडलिस्ट है, उससे ज्यादा अच्छी, जब वो पास आउट है ना, जब वो ग्रेजुएट है जिस साल, चौथे साल, उससे बेटर नॉलेज आपकी गली में एक गाड़ी ठीक करने वाला एक मैकेनिक जानता है। मानते हो? मैं आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट की बात कर रहा हूं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर की। हमारे देश में पढ़े लिखे गवार पैदा होते हैं थ्रू इंजीनियरिंग डिग्रीज, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर लोग उनसे बेटर काम कर सकते हैं, लेकिन वो मिस्त्री हैं क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं है। सोशल इंडिकेटर एक रिपोर्ट आई थी एक बारी, उसने चीज को हाईलाइट करा था, और डेफिनेटली आप यार ये वाली चीज मानोगे। एक बंदा जो कि एक गाड़ी की जुगाड़ लगाकर गाड़ी आपकी ठीक कर देता है, वो ये बता देता है डॉक्टर की तरह कि गाड़ी में क्या चीज की खराबी, इसका ये चीज चेंज करवा लो। इसी की पढ़ाई करने एक इंजीनियर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, राइट?
उसकी नॉलेज भले ही कम हो, लेकिन उसकी डिग्री के बेसिस पर वो पैसा कमाएगा। आपने थ्री इडियट्स को देखी होगी ना, सिर्फ डिग्री तो होती है उसके पास, वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा होता है आमिर खान के नाम पे। नॉलेज की कमी होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात हम लोग अगर करें यहां पर, उसके आने की वजह से, उसके पुश होने की वजह से ये नॉलेज और दरकिनार होकर साइड हो जाएगी। और जिनके पास डिग्री नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे देश में एक होता है सपना, एक होती है हकीकत। कितने लोगों का सपना अगर हो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, जो कि अगर किसी को फैसिलिटी बने तो बन सकता कोई भी। अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहा, कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा, सैलरी की बेस पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक डॉक्टर एक इंजीनियर की बात कर रहा हूं। अब चाहे वो हीरो होंडा के शोरूम में काम करने वाला 20,000 रुपए कमाता हो, या फिर वो करोड़ों का पैकेज लेकर किसी एमएनसी में काम करता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सपना कितने लोगों का पूरा हो सकता है बताओ? इंडिया की रियलिटी को देखते हुए बात करना। बहुत कम लोगों का। ऐसा क्यों बोला आपने? तो उनके अंदर मोटिवेशन लगेंगे या विल पावर, या 4 साल के अंदर वो ढीले पड़ जाएंगे? श्रेया, क्या चीज रोकती है इस फील्ड में लोगों को बनने से कुछ भी? पैसा। हर कोई फीस अफोर्ड कर सकता है? सरकार हर किसी को पुश करती है? हर किसी को सब्सिडी देगी? जब सरकार अभी कमांडिंग हेड था तो इकोनॉमी को संभाले हुए है, तब ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मिनिमल स्टेट के अंदर ऐसे लोगों का सपना कहां, अभी कम से कम वो सपना देख पा रहे हैं? ऐसे लोगों का सपना भी दरकिनार हो जाएगा। अगेन कमिंग बैक टू दैट सेम क्वेश्चन, क्या इंडिया रेडी है मिनिमल स्टेट बनने के लिए? नहीं। तो इंडिया को ये मिनिमल स्टेट की तरफ जाना चाहिए क्या? नहीं नहीं, फिलहाल नहीं, वैसे वैसे जाना चाहिए, हर कंट्री को जाना चाहिए। श्रेया, इकोनॉमिक्स ये कहती है, हाँ, इकोनॉमिक्स ये कहती है, शायद आप जानते होंगे, किसी भी कंट्री को अगर एलडीसी से डेवलपिंग बनना है, डेवलपिंग से डेवलप्ड बनना है, उसको हमेशा सरकार को पीछे करके प्राइवेट सेक्टर को आगे करना पड़ता है। जस्ट लाइक एग्रीकल्चर को पीछे करके सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे करना चाहिए, राइट? कोई भी देश, श्रेया, एक एग्जांपल मुझे बता दो जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो और सरकार पूरे निर्णय लेती हो देश के अंदर, और वो डेवलप कंट्री हो। रशिया के पास आज तक टैग पता है कि आपको? आपको क्या लगता है रशिया के पास क्या टैग है? यूएन में रशिया के स्टेटस क्या है? अरे, अरे, थप्पड़ मारो अपने और गरम गरम पानी डालो अपने चेहरे पे। मैं ये पूछ रहा हूं, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री के स्टेटस की बात कर रहा हूं मैं। क्या है यूएन के पास स्टेटस? यूएन में रशिया के पास, सॉरी, रशिया के पास स्टेटस क्या है यूएन में? डेवलपिंग कंट्री में आता है। चाइना के पास क्या स्टेटस है? डेवलपिंग। और पता है रियलिटी क्या है? रशिया डेवलप्ड कंट्री है, जानते हैं हम सब। चाइना भी डेवलप्ड कंट्री है। चाइना की ग्रोथ रशिया से कई गुना आगे है, कई गुना। मैं आपको एक क्राइसिस पढ़ाऊंगा, क्राइसिस नहीं, एक वॉर पढ़ाऊंगा, ट्रेड वॉर। जब लॉकडाउन लगा था ना, यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई थी। उससे पहले बहुत चला था ये न्यूज में। और आपको पता है श्रेया, अभी ना कोल्ड वॉर 2.0 चल रहा है। अब लड़ाई रशिया की और अमेरिका की नहीं है, अब लड़ाई यूएसए वर्सेस चाइना है। इसको कहा जाता है कोल्ड वॉर 2.0। ये चीज, ये टर्म रेडी रखना, याद रखना।
IR के लिए जीएस पेपर 2 में, और PSIR के लिए तो पढ़ना ही है हम सबको। ठीक है, अभी इंडिया रेडी नहीं है ना, लेकिन धीरे धीरे करके स्टेप्स लेने चाहिए हमें, ताकि इन्वेंशन इनोवेशन आए, कॉम्पिटिटिवनेस प्रमोट हो, और इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन सके, और ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया का बहुत योगदान हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया का योगदान हो और ये मिनिमल स्टेट बन गई, ये कंसेप्ट हो सकता है पूरा? अभी क्यों नहीं हो सकता? अभी क्यों नहीं हो सकता? गवर्नमेंट कभी भी इतनी इन्वेंशन इनोवेशन ला ही नहीं सकती किसी देश के अंदर जितना प्राइवेट सेक्टर ला सकता है। और प्राइवेट सेक्टर क्योंकि इन्वेंशन इनोवेशन की बातें करता है, इसलिए वो कहता है कि हम चार्ज भी तो करेंगे अपनी सर्विस के लिए, अपने डिलीवरी मैकेनिज्म के लिए, अपने गुड्स के लिए। सरकार बना सकती है डुकाटी, फरारी, लैम्बोर्गिनी, बताओ। सरकार हमेशा सबसे ज्यादा पैसा उस सेक्टर, उस फील्ड में लगाती है जिसका मालिकाना हक खुद सरकार के पास है, और वो भी पूरी तरीके से नहीं, प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी चीज ठेके पे देकर। क्या चंद्रयान 3 के सारे पार्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए क्या? उसके PSU ने बनाए क्या? उस केस में सरकार सिर्फ एनेबलर और फैसिलिटेटर थी, सारे के सारे पुर्जे, ताकि वो बेस्ट टू बेस्ट वर्क कर सके हर कंडीशन के अंदर, हर सिचुएशन के अंदर। वो इन्वेंशन इनोवेशन कैसे सेक्टर से आई है? प्राइवेट सेक्टर। जबकि आप जानते भी हो, स्पेस मिशंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सरकार मालिकाना हक देती है कि प्राइवेट सेक्टर को? बताओ। लेकिन धीरे धीरे कर पार्टनरशिप में आने लगी है प्राइवेट सेक्टर के साथ। इसलिए हम लोग इस मॉडल को अब क्या बोलते हैं कि ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर नहीं रह गया है, अब वो क्या बन गया है? PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। सारी बातें ठीक है कि कुछ गलती है? बताओ। तो इंडिया मिनिमल स्टेट नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर आने के लिए उसको कुछ प्रयास करने चाहिए, अगर उसको क्या बनना है, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनना है तो। नेक्स्ट, गवर्नेंस एस कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये अभी तो आप नहीं समझ पाओगे एकदम से पूरा, लेकिन ये यहां जान पाओगे आप। हाँ, ये इधर GS पेपर 4 में, और 2 में है ही नहीं, 2 में है ही नहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देख लो, ई गवर्नेंस है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस है, और सिटीजन चार्टर है, बस। What do you mean by the term corporate governance? कॉर्पोरेट वर्ड क्या होता है? पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या होता है? किसको कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड? प्राइवेट सेक्टर। आज के समय में कॉर्पोरेटाइजेशन या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड किसका सिंबोलिज्म है? नहीं नहीं, वो तो चलो ठीक है, प्रोमिनेंटली हाँ कैपिटलिस्ट है वो, ठीक है। ज्यादातर आज इसका जो सिंबोलिज्म है, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर हमें देखने को मिलता है, एक BPO कल्चर, कॉल सेंटर्स, एक MNC कल्चर। सबसे ज्यादा लोग अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं इंप्लॉयड है तो वो यहां पर दोनों पे है। बता दो जरा, हाँ या ना? है ना? तो गवर्नेंस इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इन दिस कंटेक्स्ट, गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। यहां पर गवर्नेंस कैसी है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। The role of governance is not only concerned with running the business of the company, but also with giving overall directions to the enterprise, with overseeing and controlling the executive actions of management, and ensuring adequate accountability and regulatory framework. अब ये जो दो वर्ड्स हैं, देख रहे हो इनको श्रेया, शाइनी? ओवरसीइंग एंड कंट्रोलिंग। ओवरसीइंग एंड कंट्रोलिंग,
ये इस वर्ड को जस्टिफाई कर रहा है? काइबरनेन, टू स्टीयर टू पायलट एंड बी एट द हेल्म ऑफ थिंग। आप स्टीयरिंग वर्ड को ही देख लो और यहां आ जाओ। कहां गए? ओवरसीइंग एंड कंट्रोलिंग। गिविंग ओवरऑल डायरेक्शंस है काइबरनेन, नहीं है एक तरीके से जहां से वर्ड आया गवर्नेंस। राइट? गिविंग ओवरऑल डायरेक्शंस टू द एंटरप्राइज विद ओवरसीइंग एंड कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये इंश्योर करना कि वहां पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, उस एंटरप्राइज की एडिक्वेट अकाउंटेबिलिटी हो और उसके अंदर काम करने का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो आपको यहां पर दिख रहा है। अब इसी के साथ अगर आप यहां पर ये चीजें लेकर आ जाओ, यहां पर जो कभी कभार रेगुलेटरी एनवायरमेंट है, ये मिसिंग हो सकता है ना। अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अनइक्वल, मैं क्या बोल रहा हूं, अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मर्द और औरत को अलग अलग सैलरी मिलना, सेम आवर्स के काम करवाना सेम पोस्ट पर। तो क्या होगा यहां पर? एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। कॉर्पोरेट सेक्टर में हैरेसमेंट हो सकती है किसी लड़की की या इवन लड़के की? हो सकती है। अगला, देयर शुड बी सम लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर। क्या जो कंपनी चला रहा है उसकी जवाबदेही है, उसको उसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसको लाना चाहिए, जो सरकार ने बनाया उसको अपनाना चाहिए अपनी कंपनी के अंदर। इतने ही घंटे काम करवाना है, औरतों को मैटरनिटी लीव देनी है, पीरियड्स लीव का कंसेप्ट अब आने वाला है। ये सब चीजें उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? मालिक की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अगला पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। और ये सब कुछ पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड भी करता है ना। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्या एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय विसल ब्लोअर हो सकता है? और जो कंपनी चला रहा है वो किसी भी फालतू के कानूनी झंझट में, कोर्ट के झंझट में, पुलिस केस में ना फंस जाए, क्या उसको सूझबूझ से काम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए फैमिली की तरह के नहीं? सैलरी देने का मतलब ये तो नहीं है कि उसने खरीद लिया हो अपने एम्प्लॉयज को। हाँ या ना? तो अगला पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज एंड गवर्नेंस। यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सारे पॉइंट कनेक्ट कर पा रहे हो? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या सरकार का कोई रोल है? जैसा अगर यहां पर हम बात करें, गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। कौन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट कंट्रोल? बताओ श्रेया, कौन करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट और कंट्रोल? सर आप बोलो, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी, खुद करेंगे वो अपने आप को। बात सिर्फ बिजनेस को रन करने की नहीं आती कंपनी की, लेकिन एंटरप्राइज को ओवरऑल डायरेक्शन भी देना। हर छोटे लेवल पर स्क्रीनिंग होती है कंपनी के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर के नहीं श्रेया? हर छोटे लेवल पर किसी एक का भी काम खराब होना पूरे के पूरे सिस्टम को, महीनों महीनों की मेहनत को बिगाड़ सकता है ना। विद ओवरसीइंग एंड कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, जो टॉप बॉस है, जो मैनेजर है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि नहीं होती है? अगर उसने अपने नीचे काम कर रहे एम्प्लॉइज को नहीं देखा, वो ठुकेगा? हाँ या ना?
और ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी है। अच्छा, अब ये जो बात है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि हम सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये हो सकता है ना कि सरकार में सरकार नहीं, देश में सरकार के द्वारा कुछ लॉज बनाए गए हो, कुछ रूल्स बनाए गए हो, कुछ एक्ट्स हो, और ये अनिवार्य हो, ये नेसेसरी हो कि सारे की सारी कंपनीज जो कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, एमएनसीज इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं, उनको उन लॉस को, रूल्स को अपनाना है। वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उनको अपने ऑफिस में, अपने चेंबर्स में, अपनी बिल्डिंग्स में अपनाना ही अपनाना है। लाइक क्रैच फैसिलिटीज, ताकि अगर कोई लेडी है, वो अपना बच्चा घर पे छोड़कर नहीं आ पा रही है, एक रूम में जाकर बेबी को सुला सके, ब्रेस्ट फीड करवा सके उसे। वो कंपनी की एम्प्लॉय है, प्रेग्नेंट हुई, उसे मेटर्निटी लीव देना। अगर एक फादर है और उसकी जो भी दिक्कत है, तो ये कंसेप्ट भी होता है, अगर आप नहीं जानते हो तो पेटर्निटी लीव जानते हो? पेटर्निटी लीव देना कि मेरी बीवी छुट्टी नहीं ले सकती सर, मुझे लेनी पड़ेगी। उसके बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है देश में इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन टर्म्स ऑफ एक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ रूल्स, लॉज, पॉलिसीज, स्कीम्स। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड को अपनाना चाहिए। बस ये चीज है। और इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अगर कंपनीज के द्वारा तोड़ा जाएगा तो क्या होगा? कानून उनको तोड़ेगा। गवर्नेंस एज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। गवर्नेंस का और क्या मीनिंग है एक कंटेक्स्ट में? गवर्नेंस एज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इस कंटेक्स्ट में governance in this context aims at making public administration market based, and it is committed to three prime goals of efficiency, economy and effectiveness. प्राइवेट बॉडी हो चाहे गवर्नमेंट बॉडी हो, अगर वो एक्शन ओरिएंटेड या इंप्लीमेंटेशन वाला कोई भी टास्क कर रहे हैं, उनको तीन चीजों को, 3 E's को ध्यान में रखना है। उनके द्वारा जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी करी जा रही है, अब यहां पर प्राइवेट सेक्टर डिलीवरी मत सोच लेना, क्योंकि हर चीज पब्लिक के लिए होती है। पब्लिक सेक्टर डिलीवरी जो करी जा रही है, कोई भी गुड्स बनाया जा रहा है, कोई भी सर्विस बेची जा रही है, इट शुड बी एफिशिएंट। यहां पर इकोनॉमी का मतलब पता है क्या है? एक फेयर प्राइस होना उसका, सब लोग अफोर्ड कर सके, एंड इट शुड बी वेरी वेरी मच इफेक्टिव। ये है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? अ गवर्नेंस विच इज बेस्ड ऑन 3 E's इज नोन एज एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस इज नोन एज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और यहां पर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मार्केट बेस्ड बनाया, मतलब मार्केट में जो लोगों की डिमांड है आजकल, उसकी बेसिस पर लोग कोई भी गुड एंड सर्विस चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं? वो एफिशिएंट हो, टिकाऊ हो, मजबूत हो, उनके बजट के अंदर आ जाए और उनको कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिले। ये चीज है। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूं। 2000, मुझे ईयर तो नहीं पता, बेंचमार्क तो नहीं पता, लेकिन पहले एक बात सुन लो फिर क्लियर हो जाएगा। 2021-22 के पहले जो भी स्कूटीज आती थी, बाइक्स आती थी, जिनके अंदर BS4 तक का इंजन था, उन सारी
पेट्रोल वाली स्कूटरीज बाइक को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जिसकी वैलिडिटी 3 महीने की होती है। आप सब लोग इस चीज से फेमिलियर हो गए आई थिंक, ठीक है। जो BS6 और 7 इंजन की जो गाड़ियां आ गई हैं आजकल 2021 से 22 से 23 से, प्रोमिनेंटली 2022 पोस्ट 2022, अब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 1 साल का बन जाता है पूरा पूरा। मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो कंपनीज आज भी पेट्रोल डीजल के ऊपर जो चल रही हैं वो कस्टमर को सहूलियत देना चाहती है ना, अब उन्होंने इंजन ही ऐसा ला दिया कि उनका ये मानना है कि सेटिस्फाइड रहो, हर बार पॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, 1 साल के बाद देखेंगे। क्या ये इनिशिएटिव हुआ एफिशिएंसी का, इकोनॉमी का और इफेक्टिवनेस का? आजकल लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने भी ओला जो है वो क्या सोच कर ली थी, मतलब काम आ रही है वो ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं कि मैंने क्या सोच कर ली थी, और मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल वैसे ही हुआ। 6500 का पेट्रोल मेरा डलता था पूरे महीने का, स्टूडेंट्स को जो मैं पढ़ाने जाता हूं इधर से उधर। जो बिजली का मेरा बिल आता है पूरे महीने की ओला को रिचार्ज करने में, वो आता है 2100 to 2500। दूसरी चीज, हर 3 महीने में मैं 70 से 110 रुपए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के ऊपर मुझे वेस्ट करने पड़ते हैं। 70 रुपए क्यों? जान पहचान वाला बंदा मिल जाता है मुझे तो वो 70 रुपए ले लेता है। अब कहीं कहता है कोई मुझसे कि आपकी एफजी 10 साल 9 साल पुरानी है, उसके अंदर ये आपका सर्टिफिकेट बननी, मतलब ये देखो पॉल्यूशन सही नहीं आ रहा, मीटर सही नहीं आ रहा, तो रिजेक्ट ना कर दे तो 30-40 रुपए फालतू देकर मुंह बंद करवाने के लिए वो देने पड़ते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के, क्योंकि उसका फिर चालान बहुत है, 5,000 रुपए 6,000 रुपए चालान है, ठीक है। उसके बाद बाइक इतना काम मांगती, ये काम उधर करना नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं है इलेक्ट्रिक का, क्योंकि वो कौन सी बैटरीज होती है, सिलिकॉन आयन बैटरीज का कहते हैं उनको, लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज। उसके बाद इंजन का खर्चा, कभी कुछ खराब हो रहा है, और आप जानते हो कि पेट्रोल डीजल गाड़ियों में तो काम ही काम चलता रहता है, कभी गर्म हो रहा है इंजन, कभी हीट मार रहा है इंजन, कभी कुछ हो रहा है, कभी इसके अंदर इंजन ऑयल डलवाना है हर 6 महीने के अंदर, हर 5 महीने के अंदर, कभी उसकी ब्रेक क्लच वगैरह वो खराब हो रही है। ये तो चलो उसके अंदर बैटरी स्कूटी के अंदर भी हो सकता है, लेकिन इंजन का काम नहीं करवाना, इंजन ऑयल का काम नहीं करवाना, और बहुत सारी चीज़ों के पैसे बचते हैं। तो जो मेरा 6 महीने में जो एफजी में जो मेरे राउंड फिगर में घुमा फिरा कर वो 8 साल 7 साल पुरानी होने के बाद अब जो लग जाते थे 6 महीने में लगातार 12 से 10,000 रुपए, वो ओला ने पूरे के पूरे मेरे बचा लिए। और मस्त पढ़ाने जाओ, अपना फोन कनेक्ट कर लो और गाने सुनते हुए जाओ, और बाइक पर रोक रोक कर दूसरों से पूछते फिरो, या फिर एक वहां पर स्टैंड लगाओ अपने बाइक के आगे और फिर फोन टिकाओ स्विगी और जोमेटो वालों की तरह। तो नए स्टूडेंट ने कॉल करा है, हमारा एड्रेस यहाँ है, आज हमें ट्रायल देने आ जाना, तो फिर जीपीएस से वो घूमते फिरो। यहाँ पर ओला के अंदर ऑलरेडी जो स्क्रीन है, आप उसको ऑडियो भेजकर वो सेट कर दो, ऑलरेडी आपको वो रास्ता दिखा देगा। सेम चीज, मोबाइल कनेक्ट करके नीचे चार्जिंग फैसिलिटी है, वो चार्ज कर देगा। डिग्गी इतनी बड़ी कि 2 बैग और एक हेलमेट आ जाता है, इंसान थकता नहीं है। एक तो स्कूटी, चलो ये तो नॉर्मल किसी भी स्कूटी में हो सकता है। और कुल मिलाकर बात ये 100 बातों की एक बात, जो प्राइम टारगेट है वो है पेट्रोल के पैसे बचाना। 4,500 पर मंथ आर गेटिंग सेव्ड। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? जो कंपनीज ये कर रही है, मार्केट बेस्ड ट्रेंड को फॉलो कर रही है, अब बताओ वो 3 के कंसेप्ट को यहां पर फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? और मेरी लाइफ में 3 का इफेक्ट ये दिखा कि नहीं दिखा आफ्टर एफजी का शिफ्टिंग टू ओला? हम्म, हाँ या ना? अच्छा, एक और चीज, आज के समय में मैं हायाबूसा भी लेने चले जाऊं जिसकी कीमत लगभग अभी 20.5 लाख या 21 लाख के आसपास है, मुझे कोई सब्सिडी मिलेगी क्या? कि हायाबूसा लिया दीपांग ने, बहुत अच्छा काम करती है इकोनॉमी के लिए, सब्सिडी इसको देनी चाहिए, नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पर जब मैंने 1,40,000 की ओला ली थी, तो 20,000 कैशबैक मुझे आया था, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी, मतलब गवर्नमेंट ने वो पैसे ओला वालों को दिए, ओला वालों ने मुझे दिए। मतलब समझ गए होगे आप सब्सिडी मतलब कैसे वर्क कर रही है यहाँ पर। कुल मिलाकर मतलब इट वॉज अ थैंक यू इनिशिएटिव फॉर मी कि आपने इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट को कंसर्न में ध्यान में रखते हुए
आपने इलेक्ट्रिक एक व्हीकल की तरफ, ऑटोमोबाइल की तरफ आप शिफ्ट हुए हो, तो 20,000 का कैशबैक। हर महीने मेरा पेट्रोल बच रहा है, इसमें स्पेस है, मुझे कहीं वो नहीं करना, फालतू का पैसा खर्च नहीं करना, कोई पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाना, ऊपर से 20,000 का कैशबैक। अब ये यहां पर सरकार ने भी जो मदद करी 20,000 का कैशबैक देने में, और एक तरीके से वो बूस्ट करवा रही है इस ई इकोनॉमी को, ई व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिक इकोनॉमी को। ये क्या गवर्नेंस हुई? मार्केट बेस के ऊपर हुई कि अब इन दिल्ली की सड़कों पर भाई पेट्रोल डीजल गाड़ी चलाने का मतलब है आग की भट्टी में तपना। मैंने आपको एक केस स्टडी बताई थी ना मयूर, कि केस स्टडी ये कहती है कि जैसे दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है 2030 तक, जो भी है, तो 2040 तक अगर ये मतलब जैसे 2030 तक सब लोग अपना ले इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो 2035 तक पूरी दिल्ली ठंडी होने लगेगी, फिर सारी गर्मी निकल जाएगी यहाँ से, सारा पॉल्यूशन निकल जाएगा यहाँ से। फिर कुछ नहीं कर पाएगा श्रेया, पंजाब का पराली का धुआं। ठीक है। नहीं, मार्केट बेस का मतलब देखो, ये गवर्नेंस इन दिस कंटेक्स्ट एम्स एट मेकिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मार्केट बेस, मतलब मार्केट बेस इन द सेंस कि आज के जमाने के हिसाब से जो चीजें ट्रेंडिंग है, जो चल रही है, उसके हिसाब से गवर्नेंस लेकर आओ। जैसे मैंने क्या बोला था, अभी मैं क्या बोलता रहता हूँ जब तक गवर्नेंस करवाया मैंने, भाई प्यार वो दो सामने वाले को जो पसंद आए, अपनी मर्जी से देने मत बैठो। पहले गवर्नेंस कैसा चलता है, चलता आ रहा था अभी तक, देखो तभी तो उसको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बोला जा रहा है। पब्लिक मैनेजमेंट मतलब सरकार से पूछो, कर तो रहे हैं, दे तो रहे हैं, बना तो रहे हैं स्कीम, पर जनता कह रही है नहीं चाहिए ये प्यार तुम्हारा भाई, नहीं चाहिए ये, नहीं ऐसे इस फॉर्मेट के अंदर हमें नहीं चाहिए तुम्हारी पॉलिसीज स्कीम्स वगैरह। सिर्फ ये कैशबैक की बात सुनने, आप इंडिया के आदमी को जानते हो मयूर, उसने पैसे भी जोड़ रखे होंगे, इस 20,000 रुपए की कैशबैक की बात सुन के कितने लोग ओरिएंट हो गए होंगे ओला की तरफ। और ऐसा नहीं कि ओला पे ही दे रही है। आप आज के समय में कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी पे चले जाओ, अब तो टाटा वालों की आ गई है, महिंद्रा वालों की हो गई है, पता नहीं कितनी ब्रांड्स आ गए हैं अब तो मार्केट के अंदर। ऑलमोस्ट सब पे तो नहीं, मैंने जो पता लगाया 75 to 90% कंपनीज जो है आपको मतलब आपको कैशबैक दे रही है, और वो कैशबैक कंपनी नहीं दे रही है, सरकार दे रही है आपको। करना क्या पड़ता है, मैंने क्या करा था, जब वो मैं लेकर आया, स्कूटी लेकर आया, तो उन्होंने मुझे एक साइट दी, एक गवर्नमेंट की साइट है, आप इस पर जाकर अपना नंबर दे देना और बता देना कि हमने इतनी पेमेंट कर दी, और वो करके, और आप 60 डेज़ का वेट करो। लेकिन मेरे को 18 दिन के अंदर पैसे आ गए थे सरकार की तरफ से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो भेजा था मुझे, रिसीट भेजी थी ऑनलाइन, और वो करके, और एक मैसेज आ गया था कि आपके एस अकाउंट में 20,000 जो रुपीज़ हैं वो क्रेडिटेड हो गए हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मार्केट बेस्ड चीज़ों को फॉलो करो। अब जैसे मार्केट बेस्ड, अब भाई हर किसी को इलेक्ट्रिक खरीदने का मन नहीं है, तो क्या करें? अब BS6 के बाद BS7 इंजन आ गया, कि जो खराब नहीं करेगा, पॉल्यूशन वो नहीं करेगा, लेकिन बात वही है। आप आज के समय में, आई थिंक, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग नाम जानते होगे, लेकिन जैसे शाइनी शेर आप लोगों ने कभी सुना होगा, जैसे KTM की बाइक होती है, ड्यूक होती है ना, हायाबुसा होती हैं। अभी जो स्पोर्ट्स बाइक हैं, ये जो स्पोर्ट्स मॉडल्स की जो कार्स हैं, जो भी हैं, तो ये इनका ये माना जाता है कि भाई ये ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट है, सब कुछ है, और क्लीन फ्यूल पे चल रही है, लेकिन एक ना एक टाइम पर तो इनका इंजन खराब होगा कि नहीं होगा। फिर बात ये भी है, एक और फायदा मेरा सुनो। अब जैसे अगर आज के समय में मैं एक FZ ले आऊँ, मैं KTM ड्यूक ले आऊँ, पल्सर तो सब नहीं सुना होगा, पल्सर ले आऊँ, बुलेट ले आऊँ, बुलेट तो सब लोग जानते हैं, बुलेट ले आऊँ मैं, उसकी वैलिडिटी 9 से 10 साल की होती है चलाने की। उसके बाद अगर वो पकड़ी गई तो स्क्रैप कर दी जाएगी वो मेरी गाड़ी। इलेक्ट्रिक भी करने वाला केस नहीं होगा कभी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी। खड़े खड़े इसका इंजन बोलता है, वैलिडिटी बोलती है। तो ओला ने, कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल ने मेरी हर एंगल से मेरे पैसे बचाए हैं, फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, नियर फ्यूचर को लेकर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर। ठीक है। उसके बाद तो हुआ ना ये मार्केट बेस्ड। 5 साल पहले कुछ ऐसा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह ये आ रही है, कुछ आ रही है। कार्स देखो, मैंने जब टाटा नेक्सन ली 2019 के अंदर पेट्रोल, तब तब नहीं आई थी इलेक्ट्रिक नेक्सन। और अब जो भी कोई टाटा की नेक्सन गाड़ी खरीद रहा है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक नेक्सन ही खरीद रहा है, जबकि वो पेट्रोल वाली से थोड़ी सी महंगी भी है, 1-1.5 लाख रुपए महंगी है, फिर भी।
क्योंकि जितना नेक्सन में घूमने में और किसी को घुमाने में जितना पैसा लग जाएगा, उसका 20% भी नहीं लगना है इलेक्ट्रिक नेक्सन में। और स्पीड जो टेस्ट करी मेरे दोस्त ने जो ली है, जैसे मतलब मेरी पेट्रोल है उसकी वो है, तो उसका जो पावर पुश है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पिकअप, इलेक्ट्रिक वाली का ज़्यादा है पेट्रोल से। दिक्कत अभी सिर्फ एक है, वो लॉन्ग टर्म के अंदर दूर हो जाएगी। अब मार्केट बेस में क्या है कि भैया अगर ऐसी गाड़ी आ रही है तो कंपनी पैसा कैसे कमाए? कंपनी पैसा ऐसे कमा सकती है, जैसा कि चलिए मैंने आपको बताया था, मेरे और आशिमा के घर के पास मयूर डिस्ट्रिक्ट सेंटर का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर पेट्रोल पंप है। अब पेट्रोल पंप के बाद वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन लग गए हैं। तो मैंने कई लोगों को देख रखा है, लोग अपने 20 रुपये का टोकन रिचार्ज करवाते हैं और 15-20 मिनट उनको इंतजार करना पड़ता है, और अपनी ओला वगैरह को एथर भी एक स्कूटी होती है, टाटा नेक्सन वगैरह, वो रिचार्ज कर रहे होते हैं वहाँ पर। अब आपके ऊपर है, आप भाई पैसा लेकर निकले हुए हो, मतलब घर से 20 रुपये यहाँ समथिंग लग रहे, उतने पेट्रोल में लग रहे थे, और आप घर से चार्ज करके निकल जाओ, ये आपको कौन बोल रहा है? बस इसकी थोड़ी सी हर चीज़ की देखो, हर चीज़ की अगर अच्छी चीज़ होती है तो वही चीज़ है। अब टाटा नेक्सन को मैं लेकर जा रहा हूँ, मैं पंजाब की साइड, मध्य प्रदेश की साइड, बिहार जा रहा हूँ, मैं कर्नाटका जा रहा हूँ, तो भाई रास्ते में मुझे हर किसी से हाथ जोड़ने पड़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव पे, मेरी गाड़ी रुक गई है, प्लीज़ रिचार्ज कर दो, आपके घर की बिजली से हम रिचार्ज कर लेते हैं, मुझसे पैसे ले लेना थोड़े से। अब ये लक फैक्टर वाली बात है, कोई परिवार मानेगा, कोई होटल वाले, कोई ढाबे वाले मानेंगे, कोई मेरा काम फ्री में कर देगा, कोई मुझसे पैसे लेगा, तो मैं हाथ जोड़ जोड़ कर मध्य प्रदेश तक जाऊंगा और हाथ जोड़ जोड़ कर वापस आऊंगा अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो। ये दिक्कत है, क्योंकि अभी उतने चार्जिंग स्टेशन नहीं बन रखे। अगेन इस दिक्कत को दूर करने के लिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को आना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगी तो मार्केट बेस्ड ट्रेंड को देखते हुए ये चार्जिंग स्टेशन नहीं आएंगे क्या? बताओ जरा। पेट्रोल पंप के ऐसे ही लोग शौक में बना लेते हैं पेट्रोल पंप, गाड़ियां चल रही हैं पेट्रोल वाली तभी तो पेट्रोल पंप है। क्या कुछ नहीं करते यार लाइफ में? यार एक सपना रहे पेट्रोल पंप खोलना यार। और पेट्रोल पंप वालों में कितना कमाया, और अब इनका जमाना जा रहा है, अब यही पेट्रोल पंप वाले किस में इन्वेस्ट करेंगे? चार्जिंग स्टेशन। इसमें इन्वेस्ट करेंगे चार्जिंग स्टेशन। मेरी बात समझ में आई कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, इससे ज़्यादा एग्जांपल मैं दे नहीं पाऊंगा, इस कोर्स की फीस के हिसाब से इतना काफ़ी है। ठीक है। गवर्नेंस एज सोशल गवर्नेंस एज सोशल साइबरनेटिक्स सिस्टम। गवर्नेंस इस कंटेक्स के अंदर क्या होता है? अच्छा, ये डोंट वरी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हमारा चैप्टर भी है, आगे चल के मैं समझाऊंगा, और चैप्टर ये मतलब ऐसे इस बुक के अंदर नहीं, लेकिन ये आपको यहाँ मिलेगा। ये विजन आइस जो मटेरियल है ना, इसमें आपको आगे चलकर, मतलब इसका ये तो एक ही पार्ट हुआ, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, एक टॉपिक है इसके बारे में। आगे चलकर अभी और जो टॉपिक्स आएंगे उसमें आपको मैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, खैर हम बात करते हैं, फिलहाल यहाँ चलते हैं। कहाँ पर है ये? गवर्नेंस एज सोशल साइबरनेटिक सिस्टम। Governance in this context is the pattern or structure that emerges in a socio-political system as a governance in this context is the pattern or structure that emerges in socio-political system as a common result or outcome of the interacting intervention efforts of all the involved actors. This pattern cannot be reduced to one actor or a group of actors in particular. इसका मतलब ये है, सिंपल मैं इसको बता देता हूँ। गवर्नेंस के सिस्टम को इंश्योर करने के लिए इट इज नॉट अ वन मैन शो, इट इज नॉट अ वन मैन शो, इट इज अ टीम गेम। यू नीड वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑन वेरियस फ्रंट्स, इट इज अ टीम गेम। श्रेया, अशाइनी, जैसा कि हम इस चैप्टर के शुरू में बात कर रहे थे, हमें नहीं चाहिए क्या ये सोशल साइबरनेटिक सिस्टम? कहाँ गया ये सारे लोग अगर प्रेशर नहीं बनाएंगे, प्रेशर ग्रुप की तरह काम नहीं करेंगे, कैसे बनेंगी पॉलिसीज वगैरह, कैसे आएगी इफेक्टिव गवर्नेंस? एनजीओ, सिविल सोसाइटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लॉबिस्ट, एमएनसी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, ऑल दीज प्ले अ वाइटल रोल इन डिसीजन मेकिंग। ऊपर से फिर आप यहाँ पर जाओ, ये जो डेफिनेशन थी ना इसकी, यहाँ पर एक डेफिनेशन थी कि यूएनडीपी जो डेफिनेशन देता है, गवर्नेंस इज द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच सिटीजंस एंड ग्रुप्स आर्टिकुलेट देयर इंटरेस्ट, एक्सरसाइज देयर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड मीडिएट देयर डिफरेंसेस। तो ये किसी एक का काम नहीं है,
यहाँ पर क्या हमें नेशन को मैनेज करना है, नेशंस के काम को एट ऑल लेवल, और उसके लिए हमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, जब हमने पढ़ा था देयर आर टू ब्रॉड एलिमेंट्स दैट फॉर्म डेफिनेशन ऑफ द टर्म गवर्नेंस, तो यहाँ पर देखो ये एक ऐसा सिस्टम है वैल्यूज़ का, पॉलिसीज़ का, इंस्टीट्यूशंस का, थ्रू विच सोसाइटी मैनेजेस इट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल अफेयर्स थ्रू इंटरेक्शन विद इन एंड अमंग द स्टेट यानी कि सरकार, सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर। कौन गया ये? तो हुआ ये सोशल साइबरनेटिक सिस्टम। यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम बनाना है जिसका रिजल्ट तो कॉमन आए, उससे फायदा सबका हो, आउटकम निकले वो सबके लिए निकले, लेकिन वो आउटकम को लाने के लिए हमें इंटरवेंशन एफर्ट्स लगेंगे ऑफ ऑल द इन्वॉल्व सेक्टर्स। इट इज नॉट अ वन मैन शो, इट इज अ टीम गेम, एंड दिस पैटर्न कैन नॉट बी रिड्यूस टू वन एक्टर ओनली, वन मैन शो नहीं, it is a group of actors in particular, it is team game। सरकार क्या होती है? सरकार एक पर्सन की होती है मयूर। सरकार इज इक्वल टू पीएम, सरकार इज इक्वल टू सीएम, सरकार इज इक्वल टू यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जब सरकार एक ही नहीं है तो गवर्नेंस की डिलीवरी मॉडल किसी एक पर्सन के आश्रय कैसे हो सकता है? शाइनी, आर यू गेटिंग मी और नॉट? पक्का? या मछली खिलाऊं? The policy outcomes are not the product of actions by the central government। पॉलिसी के किसी भी पॉलिसी के जो आउटकम्स निकलते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते आप कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्शंस की वजह से हुआ है। सरकार अपना क्रेडिट खुद लेती रहे, अपनी पीठ खुद थपथपाती रहे, जिसको कहते हैं ना बैक पैटिंग। गवर्नमेंट में पास अ लॉ, बट सब्सिक्वेंटली इट इंटरेक्ट्स विद लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ अथॉरिटीज, वॉलंटरी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एंड इन टर्न दे इंटरेक्ट विद वन अदर। यानी कि यहां पर किसकी जरूरत है हमें? मल्टी स्टेक होल्डर्स अप्रोच। जरा मुझे ऐसा एक लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम का एक एग्जांपल दोगे जो मैंने कल समझाया था कि ये वाला पॉइंट कैसे जस्टिफाई करता है वहां पर? चलिए जरा समझाओगे हम सबको? मयूर, कोई भी बता दो। हाँ, पोलियो का बताओ श्रेया, कैसे ये वाला पॉइंट वहां पर फिट होता है पोलियो के केस में, कि ये सिर्फ पोलियो की तारीफ क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी? उस जमाने की पहले पहले मुझे ये बताओ, पोलियो की तारीफ क्या उस जमाने के सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलेगी क्या? कांग्रेस को मिलेगी? सिर्फ उस यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को मिलेगी? ये सक्सेसफुल कैसे हुआ प्रोग्राम? सरकार को जब ये जागरूकता फैलानी थी और जब ये पोलियो कैंपेन को सक्सेसफुल बनाना था, क्या करा सरकार ने? हाँ, लोगों को भी बताया गया कि आप भी अगर किसी अपने देवरानी, नंद के मतलब किसी भी भतीजे को, कोई भांजा आपका, किसी को भी जानते हो, उसको बोलो कि पोलियो की ड्रॉप ले ले 2 बूंद जिंदगी की। उसके बाद सोशल साइबरनेटिक अप्रोच, इट व्यूज गवर्नेंस। ये भी यही अप्रोच चल रही है, ठीक है, सोशल साइबरनेटिक वाली। यानी कि आप यहाँ पर सोशल साइबरनेटिक में आप क्या मान रहे हो कि मतलब गवर्नेंस की डिलीवरी मैकेनिज्म एक सोशल नेटवर्क के थ्रू हो सकती है। यहाँ पर सिटीजन का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस सिटीजन के दायरे के अंदर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ सारा ब्लेम गवर्नेंस के फेलियर का सरकार पर आप नहीं डाल सकते, और गवर्नेंस फेल ना हो इसकी वजह से सिटीजन की पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। सरकार अगर कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, एक बार पूछ लो जनता से चाहती है कि नहीं चाहती, बताओ क्या दिक्कत है उसमें? सब लोगों की मंजूरी हो, आगे बढ़ो। प्यार किसी को वो दो ना, उससे पूछ तो लो ये चाहिए कि नहीं चाहिए प्यार। हाँ, प्लानिंग कमीशन किसी से नहीं पूछती थी,
थोप देती थी बस अपना प्यार ग्रास रूट लेवल तक। नीति आयोग क्या करती है? मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। मयूर समझ रहे हो कि ये गवर्नेंस करने के लिए या मेंस करने के लिए, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, जो भी अभी तक हम पढ़कर आए हैं उसकी नॉलेज अच्छी से होनी चाहिए हमें, तभी हम इतना मल्टी डायमेंशनल वे में सोच सकते हैं। इसमें रट्टा मार के काम चलेगा नहीं। सोशल साइबरनेटिक अप्रोच व्यूज गवर्नेंस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्टिव सोशियो सोशल पॉलिटिकल फॉर्म्स ऑफ गवर्निंग। ये अप्रोच गवर्नेंस को कैसे देखती है कि गवर्नेंस इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग्स वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टर्स। आगे समझाता हूं, अभी अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है। दिस अप्रोच हाईलाइट्स द लिमिट्स ऑफ गवर्निंग बाय अ सेंट्रल एक्टर। ये कहता है कि अगर सिर्फ एक ही एक्टर काम करेगा ना, सेंट्रल एक्टर, जैसे हमारे देश में सेंट्रल एक्टर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड क्लेम्स देयर इज नो लॉन्गर अ सिंगल सॉवरेन अथॉरिटी। इस अप्रोच का ये कहना है, आज के ज़माने में, आज के वक्त को देखते हुए और आज के ज़माने में किसी भी नेशन को देखते हुए ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही सिर्फ सिंगल सॉवरेन अथॉरिटी, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट या एक ही बंदा ये पूरे के पूरे गवर्नेंस डिलीवरी मैकेनिज्म का क्रेडिट ले सके। रेदर देयर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स। क्यों? केंद्र सरकार ने पॉलिसी बनाई भी है, प्रधानमंत्री का दिमाग लगाता, जाके कर ले इंप्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे। एक एक गांव चला जा, 70,000 से ज्यादा गांव हैं देश में, बता दो सबको जाकर, सबके घर घर जाके किवाड़ खटखटा दो, पोलियो की ड्रॉप डाल दो सबके मुंह में जाकर खुद। किस बात का क्रेडिट ले रहे हो भाई? किस बात का? तुम्हारा दिमाग यूज हुआ है, माना, इट वॉज योर ब्रेन चाइल्ड, बट यू आर जस्ट एन एनेबलर एंड फैसिलिटेटर। अपार्ट फ्रॉम यू देयर आर वेरियस मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, कि जो आपकी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, अच्छी बातें लिया, लेकिन उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट सबकी थी। रेदर देयर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्टर्स स्पेसिफिक टू ईच पॉलिसी एरिया। इंडिया बांग्लादेश सॉरी सॉरी इंडिया पाकिस्तान 1971 का जो वॉर होता है, जिसको हम लोग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं, 1971 का, उसका क्रेडिट किसको मिला था? पहले बताओ, क्रेडिट मिला किसको था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। वो लड़ने गई थी बंदूक लेकर बॉर्डर पे, उनको क्रेडिट मिला था। लेकिन अगर इंदिरा गांधी जी से पूछा जाए तो उनका कहना क्या था, या किसी भी प्रधानमंत्री का कहना क्या होगा? भले ही अपने इंदिरा गांधी को सुना नहीं है, लेकिन उन्होंने तारीख सबसे पहले छूटती किसकी करी होगी? खुद रख लिया था वो क्रेडिट, या किसी और को दिया होगा पहले वो क्रेडिट? पहले आर्मी को दिया। उन्होंने बोला, मैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन देने वाली एक वो थी, कुर्सी पर बैठी थी, मैंने तो अपना सिर्फ रोल निभाया। ये क्रेडिट और इसकी इस तारीफ के रियल हकदार हमारे जवान हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, हमारी इंडियन आर्मी है। क्या ये सोशल साइबरनेटिक अप्रोच को दिखाता है 1971 का इंडो पाक वॉर? बिल्कुल। क्या ये गवर्नेंस का पार्ट था, वॉर जीतना? क्यों? गवर्नेंस बॉर्डर पे नहीं हो सकती? बिल्कुल। यूज करो ऐसे एग्जांपल जो मैं बोल रहा हूं, बुत बन के नहीं बैठ जाना है। वहां कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। गवर्नेंस बॉर्डर पे ऐसे श्रेया, ये मयूर, अगर गवर्नेंस को अगर आप इफेक्टिव तरीके से बॉर्डर पे मैनेज नहीं करोगे, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी। आज भी मयूर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को अगर हम खुला छोड़ दें छुट्टे सांड की तरह, गया डेमोक्रेसी यहां का सिस्टम। उधर भी इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है, बॉर्डर मैनेजमेंट। यहां पर आप देखो, अगर जैसे अगर आपको इधर दिखाऊं, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। अब ये जो बात है कि मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, क्या ये गवर्नेंस को नहीं दिखा रहा? मैं कह रहा हूं, ये टॉपिक है जीएस पेपर देखा, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। अगर हम सिक्योरिटी चैलेंजेस को बॉर्डर एरियाज में मैनेज कर रहे हैं, ये गवर्नेंस नहीं है बॉर्डर एरियाज की?
वो वाला पॉइंट कहाँ गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये रहा। मेंस को करते हुए दिस इज योर गीता बाइबल एंड कुरान सिलेबस। इसी के सारे पॉइंट में आपके सारे आंसर है, सारे पॉइंट्स हैं, सारी हेडिंग्स हैं। शस्त्र आपका क्या है? आपका दिमाग, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी थिंकिंग। वो शस्त्र पहना कैसे होगा? बड़ी से बड़ी बातें कम से कम शब्दों में बोलो, कम से कम शब्दों में लिखो, जिसका इंपैक्ट गहरा बहुत हो लेकिन शब्द कम हो। ये चीज है। अगर प्रधानमंत्री को आपसे कोई बात करनी हो और आप अभी एक आम नागरिक हो, प्रधानमंत्री आपको दे देंगे 1 घंटा कोई भी बात समझाने के लिए? कोई भी जो अथॉरिटी होती है आपको घंटों पे घंटों समय दे देगी बातें समझाने के लिए? पॉसिबल नहीं है। उनकी अप्रोच क्या होगी? अगर इस पर्सन में दिमाग है और ये समझ सकता है, मेरे कुछ शब्द इसको पूरा टॉपिक समझा देंगे, इसको पूरा मुद्दा समझा देंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान होती है। लेकिन ये प्रिपरेशन की फेज में तो भर भर के बोला करो और जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करा करो। वो वाली बातें सिर्फ आंसर राइटिंग के अंदर रखा करो, अपने आप को सीमित करने की, वो भी शब्दों में सिर्फ, नॉट क्रिएटिविटी, नॉट स्पीकिंग, नॉट वर्ड्स। Rather, there is a multiplicity of factors specific to each policy area, and interdependence among these social, political, and administrative actors. And interdependence among these social, political, economic, and administrative actors, it blurred boundaries between public, private, and voluntary sectors. अच्छी बात है। मतलब वही कह रहा है कि जब अगर हमें ये जो सोशियो साइबरनेटिक अप्रोच अगर अपनानी है गवर्नेंस की, इसके अंदर जो भी सोशल एक्टर्स होंगे यानी कि लोग, पॉलिटिकल एक्टर्स होंगे यानी कि पॉलिटिशियंस या लॉ मेकर्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टर्स होंगे यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी, अगर इन सबकी इंटरडिपेंडेंस अगर हमें देखने को मिलेगी गवर्नेंस के किसी भी एस्पेक्ट के अंदर, इट विल ब्लर बाउंड्रीज बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट एंड वॉलंटरी सेक्टर्स। यानी कि जो एनजीओज हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर आएंगे उस मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच का पार्ट बने। प्राइवेट सेक्टर भी देखने को मिलेगा, पब्लिक सेक्टर भी देखने को मिलेगा। तो कोई भी अपनी बैक जो है पैट नहीं कर सकता, सिर्फ एक सेक्टर नहीं कर सकता, उसके अंदर सबका योगदान इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना? समझ में आया? श्रेय रिलेट कर पा रहे हो सारी बातों से या बेकार लग रही सब बातें? या चाहते हो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूं? गवर्नेंस एज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क्स। गवर्नेंस एज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क्स। मैंने कल आपको मयूर एक चीज हाईलाइट करी थी आप सबको शाइनी, कि शब्दों को बहुत सही बहुत सोच समझ के हमें चुनना है मेंस के अंदर, राइट? अब यहां पर हेडिंग क्या है? गवर्नेंस एज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क। इसकी हेडिंग में ये मत लिखाना कभी ऑर्गेनाइज नेटवर्क। गवर्नेंस इज सेल्फ ऑर्गेनाइज नेटवर्क मतलब आप कह रहे हो खुद का क्रिमिनल सिस्टम बनाकर मयूर मैं संभाल लूंगा गवर्नेंस को। खुद का मेरा आतंकवादी संगठन होगा और उसके बेसिस पर गवर्नेंस में इंश्योर कराऊंगा। तो आप अपने आप को पेपर में पोर्ट्रे कर रहे हो चारू मजुमदार। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यार ये एक, जब आपका माइंड अभी क्या है अभी नहीं समझोगे आप। अगर लेकिन यही है, अगर मैं कल आपका टेस्ट ले लूँ ना 20 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 6.5 मिनट दे रहा हूँ लिखने के लिए, जल्दी 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 में आप कुछ ना कुछ पक्का गलतियां करोगे और लंबे समय तक जब आप टेस्ट देते रहोगे मुझे तो उसमें होती हैं गलतियां, इंसानी स्वभाव है, नॉर्मल। गवर्नेंस है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क्स। ये ऑर्गेनाइज ग्रुप नहीं है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क। क्या है इसका मतलब? गवर्नेंस इस कंटेक्स में बिल्कुल इक्वेट करी जाती है, बिल्कुल इक्वल एट पार मानी जाती है
विथ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि गवर्नेंस को डिलीवर, गवर्नेंस वैसे भी डिलीवरी मैकेनिज्म ही है वैसे भी अपने आप में, है ना। तो गवर्नमेंट जब गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करती है, यानी कि गवर्नमेंट जब एक्शन में है, वो किसी चीज़ के इंप्लीमेंटेशन में है, और पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात हो रही है यहाँ पर, तो इस कंटेक्स के अंदर गवर्नेंस इज इक्वेटेड विद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार सर्विस प्रोवाइड करेगी, प्राइवेट सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगा, और वॉलंटरी एजेंसीज। अब ये कोई नई बात तो नहीं है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो सोशल साइबरनेटिक अप्रोच के अंदर सेम चीज़ है वही, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वॉलंटरी सेक्टर्स। दिस मॉडल इज ड्राइवन बाय नेटवर्क्स एंड कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट रेदर देन हिरार्कीज। अब ये डिफरेंस है यहाँ पर डिफरेंस किस बात का है? ये जो कॉम्बिनेशन है ना गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का, वॉलंटरी एजेंसीज का, ये ठीक है, लेकिन जब हम सिर्फ सरकार की बातें करते हैं, सरकार यहाँ पर एक कोलैबोरेटिव वर्क में काम करेगी प्राइवेट सेक्टर और वॉलंटरी सेक्टर्स के साथ, हिरार्की क्रिएट नहीं करेगी। हिरार्की का ये मतलब है, हिरार्की का मतलब आप जानते हो, सेंट्रल लेवल से कोई बात आई, ढोंग रचाने के लिए बाकी स्टेक होल्डर्स को बस मिला लिया गया पॉलिसी मेकिंग के अंदर। जैसे हम कहते हैं सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन द पॉलिसी मेकिंग। अब शायनी ये कितनी सच बात है, कितनी सच बात है? श्रेया, हमारे पापा मम्मी को आखिरी बार पीएम मोदी ने कब बुलाया था ट्रिपल तलाक अबॉलिश करने के लिए? कब राय ली थी उनसे टेबल पे सामने, कब बिठाया उनको? नहीं बिठाया ना। वेरी सैड। तो गवर्नेंस इन दिस कंटेक्स्ट इज इक्वेटेड विद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड वॉलंटरी एजेंसी। आप समझ गए? अब ध्यान से लगाना, पूरा फोकस अपने ध्यान से सुनो। दिस मॉडल इज ड्राइवन बाय नेटवर्क्स एंड कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट रेदर देन हिरार्कीज। अब जो पॉलिसी बनेगी ना, इसमें जितने एक्टर सरकार के साथ काम कर रहे हैं वो सरकार ही है एक प्रकार से, और कोई हिरार्की नहीं है। सब लोग टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं। एंड मयूर, क्या है वो, opinion from all the directions from every stakeholder is invited. At least you are paying attention to it. आप लोगों ने पार्टनर मूवी देखी है? पहले मुझे ये बताओ, गोविंदा और सलमान खान की। गोविंदा का ऑफिस में मजाक उड़ता है ना कैटरीना के सामने, कोई उसकी इज्जत नहीं करता ना उसके ऑफिस के कलीग। वो जब भी वो कुछ कोई बोलना बचाता है, कहता है ना अब ये भी कुछ बोलेंगे, सब लोग हंसने लग जाते हैं, उसको डम समझते हैं सब लोग। वो कोलैबोरेटिव अप्रोच नहीं है। लेकिन कैटरीना उसको कोलैबोरेटिव अप्रोच में लेकर आती है, जब उसको कहती है जेंटलमैन प्लीज गिव हिम अ चांस टू स्पीक। जब वो एक डिसीजन ले रही होती है कि मैं 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना, 100 करोड़ इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ अपनी दोस्त की कंपनी में, तब वो राय देता है उसको। यहां पर क्या कि सरकार ना सबके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि देखो इनमें से टॉप कमांडर कौन? गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, वॉलंटरी एजेंसी, इनमें से टॉप कमांडर कौन? पहले बताओ। गवर्नमेंट है, इतना मानते हो? गवर्नमेंट जो कहेगी वही होगा, है ना। लेकिन अगर तुमने सबको टेबल पे बिठा रखा है, एटलीस्ट वर्क इन कोलैबोरेशन विद देम ना। वाई टू क्रिएट हियरार्कीज? अब ये हमारे ओपिनियन नहीं है, अच्छे बुरे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस मॉडल को समझने यहां पर बैठे हुए हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क्स। इट लेज स्ट्रेस ऑन हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस रेदर देन हियरार्किकल लिंकेजेस। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझते हो? जब भी कोई चीज वर्टिकल हो जाती है ऐसी, उसके अंदर हियरार्की हो जाती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लेकिन जब कोई चीज हॉरिजॉन्टल होती है, हर एक पॉइंट जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आता है, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल स्टेक होल्डर्स। जब भी हम लोग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ये वाली चीज करेंगे, हमेशा प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल से पूछकर, हम लोग हमेशा ये को बोलते हैं पीएमएनएस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो हम एक कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं पूरा बास्केट के अंदर, लेकिन हम जानते हैं कि ज्यादातर किसकी चलेगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ओपिनियन भी किसके पीछे पीछे आएंगे? पीएम। शायद अगर प्रेसिडेंट को पीएम ने अगर बोल दिया कि इस पर्सन को अपॉइंट करो, दो तीन कैबिनेट मिनिस्टर अगर आनाकानी भी कर रहे हैं, मान लीजिए कि उनकी बात प्रेसिडेंट के द्वारा, किसकी किसकी बात सुनेंगे वो? प्रेसिडेंट की। ये हाँ, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बात सुनेंगे। फखरुद्दीन अली अहमद, श्रेया, 6 बजे सुबह आंखें मीचते मीचते आए थे 25 जून 1975 को। चाय की चुस्की ले रहे थे। इंदिरा गांधी बोलती हैं, मयूर इमरजेंसी लगा दे यार। क्या? अरे आर्टिकल 352 का यूज कर देना, पता नहीं क्या तेरे को? नींद खुल गई बिना चाय के।
और इंदिरा गांधी ने 2 कप चाय सटकाई, वो कहती जब लग जाए तब बता देना फोन करके। ये रियल इंसिडेंट है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये रियल इंसिडेंट है। 15 मिनट की मीटिंग थी वो, सुबह सुबह की 6 बजे। आज तक कभी पीएम बुलाता है किसी को मीटिंग करने के लिए? और प्रेसिडेंट पता है कहां से गए थे श्रेया उठकर? वो बाद में बताऊंगा। पता है कहां से उठकर गए थे शानी पीएम, ये प्रेसिडेंट? वही बेड जो हम गूगल इमेजेस पे देखते हैं। जो बेड आज तक किसी प्रेसिडेंट के काम नहीं आया। हमें लगता है ना वो रूम कितना प्यारा है, उनसे पूछ के देखो। पावर के नाम पे प्रचंड कर आ गया हमारे साथ। हाँ, फांसी कहाँ है हमें तो। इट लेस स्ट्रेस। मतलब उधर तो सीन भी ऐसा चलता होगा शायद, जब बेल बजाई गई ना कि खाने का मन कर रहा है, नौकर भी कहता होगा, पीएम और उसके काउंसिलर मिनिस्टर से पूछा। ये बंदिश है उसकी लाइफ में। और कहने को क्या श्रेया, फर्स्ट सिटीजन। ये क्या था श्रेया, कैसे होता है? पहला पीएम, नहीं, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा पीएम, चौथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नहीं 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 नहीं, चौथा होता है डेप्यूटी पीएम। 5 पे कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स। अच्छा, फॉर्मर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स। वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2 पे होता है। स्पीकर और सीजीआई आता है ना। ठीक है। तो नेटवर्क्स, नहीं, इट लेज स्ट्रेस ऑन हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस अमंग द 3 एक्टर्स, स्टेट, मार्केट, सिविल सोसाइटी। कि इन सब के बीच में, मतलब पॉलिसी मेकिंग के टर्म्स में ये सारे इक्वल होने चाहिए। यहां पर स्टेट किसको बोला गया? गवर्नमेंट को। मार्केट किसको बोला जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर को। सिविल सोसाइटी किसको बोला जा रहा है? वॉलंटरी एजेंसीज को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, एनजीओ को, प्रेशर ग्रुप्स को, लॉबिस्ट को। ठीक है। नेटवर्क्स आर आ वाइड स्प्रेड। अच्छा मुझे क्या बताना, सिविल सोसाइटी किसको बोलते हैं? हालांकि एक चैप्टर है अभी डेडिकेटेड, डोंट वरी, जीएस पेपर 2 में पढ़ेंगे। लेकिन आप बता दो मुझे जरा, गलती कुछ करोगे तो मैं आपके सपोर्ट में बैठा हूँ। क्या समझते हो आप इस शब्द से, सिविल सोसाइटी? ना 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 ना, नहीं, लॉ से कुछ लेने देना नहीं है सोसाइटी का। ऐसी सोसाइटी, सभ्य हो जो। अब सभ्य हो जो मतलब इसका मतलब क्या है? अरे ठीक है, बस हिंदी नहीं जाननी इतनी। देखो, वो ना आटे दाल का भाव जानती हो, ऐसी ऐसी सोसाइटी। उसको पता हो, वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, वेल इन्फॉर्म चॉइसेस ले सके वो, और उसको हर चीज के बारे में पता है। जैसे, डू यू नो द करेक्ट प्रोसीजर हाउ टू फाइल एन FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट? हमारे समाज ने हमें सिखाया, इस चीज की नॉलेज दी क्या? दी नहीं। सेक्स एजुकेशन हमारे देश में पढ़ाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं दोनों चीजें। FIR कैसे फाइल होता है, सेक्स एजुकेशन का क्या रोल है हमारी सोसाइटी के अंदर? तो क्या सिविल सोसाइटी है ये? नहीं है। मतलब मैं तो एक एस्पेक्ट के अंदर, एक दायरे के अंदर बता रहा हूँ, ये नहीं कि 2 चीजें मिसिंग तो सिविल सोसाइटी नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट चीजों की जो नॉलेज होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जनता को आटे दाल का भाव पता हो, वो होती है सिविल सोसाइटी। श्रेया शाइनी, एक शब्द में बोलूँ तो, वेल इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड चॉइस मेकिंग सोसाइटी इज नोन एज सिविल सोसाइटी। आई रिपीट, वेल इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड चॉइस मेकिंग सोसाइटी इज नोन एज सिविल सोसाइटी। ये बनती किससे? वेल इन्फॉर्म और वेल चॉइस मेकिंग सिविलियन से, सिटीजन से। ठीक है।
नेटवर्क्स आर अ वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ सोशल कोऑर्डिनेशन. दीज नेटवर्क्स मतलब ये स्टेट मार्केट सिविल सोसाइटी इनका जो नेक्सस है जो नेटवर्क है दे आर अ वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ सोशल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजिंग इंटर ऑर्गेनाइजेशनल लिंक्स and are just an important and they are just as important for public as well as for private sector management. These networks are a widespread form of social coordination and managing inter-organization links जो कि इंपॉर्टेंट है पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट के लिए भी. ये है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क्स. ओके, अब देखो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी जिसका कंटेक्स्ट था कि उस रिपोर्ट ने बात करी साउथ एशिया को बेस बनाकर, और ये रिपोर्ट आई थी साल 1999 में. अच्छा वैसे मुझे एक बात बताना, वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, मतलब ये वो रिपोर्ट नहीं है लेकिन इस रिपोर्ट को वैसे रिलीज कौन करता है, वैसे जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, ये ऐसी एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इन साउथ एशिया इन 1999. हम लोग कहाँ हैं, हम लोग कहाँ बैठे दुनिया में, साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया या एशिया, क्या है हम लोग? साउथ एशिया. कितनी कंट्रीज आती हैं साउथ एशिया में? कितनी कंट्रीज हैं? इंडिया और इंडिया के आसपास की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, चलो गिनते हैं जरा कितनी हैं. ठीक है, नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मॉलडीव्स. कितनी हुई? 9. नौ ही होती है ना शैनी, कि 10 होती हैं, है ना? 9 होती हैं. इनका एक ग्रुप है श्रेया रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. यहां पर आओ जरा, पहले इधर देखो. श्रेया ये बताओ, जो ग्रुप है, पहले ग्रुप का नाम बताना जरा, क्या है ये? ये इन्होंने क्या बना रखा है? सार्क. सार्क की फुल फॉर्म क्या मयूर? रीजनल कॉपरेशन. ये श्रेया क्या होगा कुणाल? बायलेटरल ग्रुप कहूंगा इसको मैं, रीजनल ग्रुप कहूंगा या ग्लोबल ग्रुप कहूंगा, बताओ? रीजनल. ऐसे ही थोड़ा सा साउथ एशिया से आगे चले जाएं तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुप है जिसका नाम क्या है? आसियान. आसियान. आसियान की फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ऐसे यूरोप में ग्रुप है रीजनल ग्रुप, उसका नाम क्या है? यूरोपियन यूनियन. यूरोप के कुछ देश, 29 देश, 30 देश और एक अमेरिका के पास एक ग्रुप है जिसका नाम क्या है? नाटो. फुल फॉर्म कौन से साल में आया था नेटो? 1949. उसको देखकर किसने ग्रुप बनाया था अपना? यूएसएसआर ने, जिसका नाम क्या था? वॉर्सो पैक्ट. कब आया था? 1955. तो a report on human development in South Asia 1999, it visualizes 3 dimensions of governance which brings about human development. इसने कहा गवर्नेंस के 3 डायमेंशंस होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट सुनिश्चित होती है. ये सारी वही चीजें हैं श्रेया जो कि हम पढ़ते नहीं है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. ठीक है, अलग अलग तरह की लिबर्टी, अलग अलग तरह के फ्रीडम. तो 3 वर्ड्स हैं, सोशल, सॉरी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिविल. इस रिपोर्ट में क्या बोला गया? गवर्नेंस के 3 दायरे होते हैं, 3 अस्तित्व होते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, देखो, जिसकी वजह से ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंश्योर होती है. ये डायमेंशंस क्या है? पॉलिटिकल गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड सिविल गवर्नेंस.
पॉलिटिकल गवर्नेंस में क्या आता है? पॉलिटिकल गवर्नेंस में आता है रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस with participation in the form of multi-party democracy. राइट? इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? मल्टी पार्टी होनी चाहिए, सिंगल पार्टी नहीं होनी चाहिए। अगर सिंगल पार्टी होगी तो वो कंट्री कैसे होगी? उसकी टेंडेंसी होगी एस डिक्टेटोरियल या अथॉरिटेरियन। राइट? सिंगल पार्टी सिस्टम पहले कौन सी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करती थी जिसने अपने आप का अस्तित्व 1991 में मल्टी पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया था? यूएसएसआर। और वो रिफॉर्म कौन लेकर आया था? पर्सन सॉरी 1991 में नहीं, दो मतलब पहले ही हो गया था, 1989 में हो गया था, लेकिन वो रिफॉर्म कौन लेकर आया था? सिंगल पार्टी सिस्टम से रशिया यूएसएसआर को जिसने बनाया मल्टी पार्टी सिस्टम? वेरी गुड, मिखेल गर्बाचोव। कौन से दो रिफॉर्म से इसके? पेरिस ट्रोइका। ऐसे दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। पेरिस ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, ये दोनों रशियन वर्ड्स हैं, कंफ्यूज मत होना। पेरिस ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरिस ट्रोइका का मतलब होता है इसने यूएसएसआर इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करा। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है इसने ओपननेस यहां पर इंट्रोड्यूस करी, यानी कि आपको पता है ना श्रेया, मैं आपसे अक्सर बोलता हूं कम्युनिस्ट रिजीम के अंदर सरकार जो होती है वो प्राइवेट लाइफ के अंदर भी एंटर करती, तो लोगों के पास फ्रीडम लिबर्टी नाम मात्र के बराबर रह जाती है। इसने वो ओपननेस इंट्रोड्यूस करी और पूरी रशियन इकोनॉमी यूएसएसआर इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करा इसने। पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है रिस्ट्रक्चरिंग, ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस। तो पेरिस्ट्रोइका में मैं क्या लिखूं? रिस्ट्रक्चरिंग, और ग्लासनोस्ट का मतलब यानी कि फ्रीडम वगैरह दी गई। ठीक है, जस्ट ये एक लिंक करवाना था मुझे एक पॉइंट, इसलिए मैंने आपको बता दिया, और आपकी इससे कोल्ड वॉर वाली बुक की एक पॉइंट की रिवीजन भी हो गई। उसके बाद पॉलिटिकल गवर्नेंस का एक दायरा ये भी कहता है देयर शुड बी एन इम्पार्शियल जुडिशरी प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन ऑफ पावर। किसकी पावर से सेपरेशन? किसकी? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तीनों यार। और जुडिशरी इंपार्शियल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पीएम ने मर्डर कर दिया तो कोर्ट हमें कह रहा है कोई बात नहीं यार, पीएम है यार, वो क्या हो गया यार, इतने सारे लोग हैं, एक दो का कर दिया तो क्या हो गया। जुडिशरी इंपार्शियल होनी चाहिए वहां पर। इट शुड वर्क विदाउट फियर एंड फेवर। अ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इजिली अमेंडेबल बाय एनी ऑफ द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। इजी तरीके से अमेंडेबल हो सके कॉन्स्टिट्यूशन, इजी तरीके से अमेंडेबल नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहां क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेबल है? बिल्कुल है। इसलिए हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा डॉक्यूमेंट कहते हैं शाइनी? लिविंग डॉक्यूमेंट। कुछ पार्ट उसके रिजिड है, कुछ पार्ट उसके फ्लेक्सिबल है, लेकिन सम पार्ट्स आर वेरी टफ टू अमेंड। आर्टिकल 368 के अंतर्गत हमें स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए होती है, प्लस हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ
state legislature, and some parts are not at all amendable. It is advisable by the Supreme Court. You should never touch them, and that comes under the dash features of the Constitution. Basic feature. Like दो तीन एग्जांपल देना बेसिक फीचर के. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खुद एक बेसिक फीचर है. जुडिशियल रिव्यू खुद एक बेसिक फीचर है. फंडामेंटल राइट्स बेसिक फीचर है. मेरी बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पब्लिक ऑफिशियल्स. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तो हर जगह ही है. ये क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज कभी कभार गवर्नमेंट पॉलिसीज और उसके इंटरवेंशन की वजह से जब वो डेवलपमेंट को इंश्योर कर रहे हैं बड़े सारे सेक्टर्स के अंदर, इसकी वजह से इश्यूज इमर्ज आउट हो सकते हैं इन दियर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. कैसे? सरकार कह रही है हम डेवलपमेंट लाने के लिए एक ना बहुत अच्छा रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या इशू आ सकते हैं? बहुत सारे लोगों को क्या होना पड़ सकता है, ट्राइबल लोगों को वहां से डिस्प्लेस. पहले तो डिस्प्लेस, और पता चला फिर रिहेबिलिटेशन की बात भी ना हो. अच्छा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बाद रिहेबिलिटेशन ला दिया जाए, इज इट अ गुड गवर्नेंस? मतलब सरकार इमीडिएटली मतलब 24 घंटे भी नहीं लगा रही है, पहले से आपके लिए सेटअप रेडी बना हुआ है, आपको आपकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और रिहेबिलिटेट कर दिया. इज इट अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस? नहीं है. क्यों नहीं है? वहां पर लोगों का सिर्फ लोगों का घर और वो नहीं होता है खतरे में. लैंग्वेज, कल्चर, लोगों की फीलिंग्स, लोगों की एक जगह से अटैचमेंट. हम दूसरों के लिए तो बहुत अच्छे ओपिनियंस और ये सब दे देते हैं ना. हमारे घर के पास से कोई ये जा रहा हो और कोई हमें बोले दिल्ली छोड़कर जाना पड़े, पंजाब छोड़कर जाना पड़े, एमपी छोड़कर जाना पड़े, शनि बंगाल छूट जाएगा, बंगाल छूट जाएगा तो कौन संभालेगा बांग्लादेश बॉर्डर? आंख में आंसू लाने वाली बात नहीं है शनि है. अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पब्लिक ऑफिशियल्स. और ये क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज दे आर representatives of citizens. Full access of all citizens to justice that is prompt and affordable. श्रेया, कितने तरह के जस्टिस की बात होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? वेरी गुड. SEP, SEP, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड माइनॉरिटीज, जिसकी बात हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी करती हैं. वुमेन के केस में क्या बोला जाता है? नथिंग शुड बी डन दैट इज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन एंड रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द वुमेन. मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सोशल कोहेसिवनेस विद इन एंड बिटवीन द स्टेट्स. तो श्रेया, ये क्या होता है? शैनी, क्या होता है ये? पीस एंड सोशल कोहेसिवनेस मेंटेन करना विद इन एंड बिटवीन द स्टेट्स. फ्रेटर्निटी, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं ना श्रेया, फ्रेटर्निटी का लाइन क्या लिखी हुई है? फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. दोनों बातें हैं. इकोनॉमिक गवर्नेंस, इट सीक्स इक्विटेबल आउटकम्स टू द इकोनॉमिक प्रोसेसेस. द गवर्नमेंट मस्ट चूज दोज इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा. कैसा कंपटीशन? मार्केट कंपटीशन बढ़े, गुड्स एंड सर्विसेज और ज्यादा क्रिएट हो, है ना, इन्वेंशन इनोवेशन की बात आए, एंड
वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल टू द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये पूरे सेक्शंस को गांधी जी ने एक वर्ड के साथ डिनोट करा था। क्या वर्ड होता है वो? ये क्या हरिजन? यस 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 यस, अंत्योदय। लास्ट माइल डिलीवरी करने के लिए पूरे ऑफ द पुअर। अंत्योदय वो नहीं होता। हाँ वही तो पता चला ये पूरे ऑफ द पुअर के लिए बोल रहा है, हमें हरिजनों के लिए काम करना चाहिए। हाँ लो हरिजन दान ले लो। फेंक देंगे वो राशन और तेल मुंह पे लोग। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस आर एज फॉलोज। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि हम किसको कंट्रोल कर सके? सबसे पहले तो प्राइसेस डगमगाए ना, इन्फ्लेशन ना हो बहुत ज्यादा। इस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को 15 साल तक मध्यकालीन भारत में किसने कंट्रोल करके रखा था, इंश्योर करके रखा था? अरुण खिलची। ट्रेनिंग देख रहे हो शानी मेरी? खुद बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैरेक्टराइज बाय बैलेंस बजट, लो इन्फ्लेशन एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट विद द हेल्प ऑफ एन इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक। मतलब सेंट्रल बैंक भी निष्पक्ष रूप से काम कर सके, उसके अंदर भी कोई इंटरफेरेंस ना हो। सेंट्रल बैंक को कल को सरकार ये ना बोले सरकार के पास पैसों की कमी पड़ गई और सेंट्रल बैंक को बोल रही है जरा छापना यार आज 2-2 हजार के नोट यार अच्छे वाले, कड़क एकदम। नोट छापना अच्छी बात होती है? उसको क्या कहते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। इससे समस्या सॉल्व हो जाएगी हर चीज की। गारंटीड प्रॉपर्टी राइट्स फॉर द पीपल। हमारे देश में पहले तो देखो फंडामेंटल राइट था, लेकिन फिर वो देखा क्या कहते ऐसे तो अमीर लोग बहुत सारे प्रॉपर्टी बना लेंगे, तो गारंटीड प्रॉपर्टी राइट तो है लोगों के पास, लेकिन अब प्रॉपर्टी आपके लिए क्या है? अंडर आर्टिकल प्रोग्रेसिव टैक्सेस एंड सब्सिडीज। क्या मतलब होता है चाइनीज का प्रोग्रेसिव टैक्सेस? प्रोग्रेसिव, जिसकी ज्यादा इनकम, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम उसके ऊपर उतनी ज्यादा टैक्सेस, जिसकी जितनी कम इनकम उसके ऊपर उतनी कम टैक्सेस। यानी कि देयर आर डैश स्लैब्स इन द कंट्री। क्या? टैक्स स्लैब्स। वर्टिकल इनकम को देखते हो, हाँ इनकम के वर्टिकल स्ट्रक्चर को देखते हो। सफिशिएंट बजटरी एलोकेशन टू सोशल प्रायोरिटी एरियाज। अब सोशल प्रायोरिटी के एरियाज कौन से होते हैं? बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एडुकेट न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एंड माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स फॉर द पुअर, जिसके अंदर उनको क्या मिल जाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कोलेटरल फ्री लोन्स टू। शायद वो भी ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सफिशिएंट बजटरी एलोकेशन टू द सोशल प्रायोरिटी एरियाज। बेसिक एजुकेशन। इज एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट नाउ? Is it enforceable? Can you move to courts against the government, against the state? Yes. Primary health care. मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, वो जो एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है कि 3 साल 2.5 साल वो गांव में जाकर किसी रूरल एरिया में जाकर प्रैक्टिस करें, ताकि बेस्ट टू बेस्ट सर्विस डिलीवरी, हेल्थ केयर सर्विस फैसिलिटीज मिल सकें गरीब लोगों को भी, पिछड़े हुए सेक्शंस को भी, पिछड़े हुए रीजन्स के लोगों को, सेक्शंस नहीं, पिछड़े हुए रीजन्स के लोगों को। सेफ ड्रिंकिंग वाटर। यस, फ्रीडम। और ये क्या कहते हैं उसको, इसके लिए यूपी इलाहाबाद के लोग, यूपी के लोग
जनरली कौन सी रिवर का पानी पीते हैं? गंगा। सरकार का क्या अभियान है गंगा की सफाई के लिए? नमामि गंगे। यमुना के लिए भी है। यस। क्या प्रोग्रेस है इनकी? और गंदी हो गई है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन। एडिक्वेट न्यूट्रिशन। बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे कि हम पढ़ा तो देंगे, खाना पीना कहां से आएगा। सरकार ने इसका भी ख्याल रखा, क्या लॉन्च करके? मिड डे मील स्कीम। और बाकी लोगों के लिए न्यूट्रिशन कैसे इंश्योर करा जाता है? थ्रू राशन कार्ड्स, फेयर प्राइस शॉप्स। सस्ता अनाज मिलता है ना? यस। और कैसा अनाज होता है वो? मतलब पर्सन एक दिन खा ले, फिर वो 40 दिन वॉशरूम के अंदर बैठा रहेगा। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, हम दो हमारे दो। पता है आपको, है ना, ये हमारा बेसिक नारा है। माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स लाइक कोलेटरल फ्री लोन्स एंड मिनिमम सपोर्ट। नहीं, वो क्या था, क्या बोला था आपने श्रेया? ये शाइनी, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना? एडिक्वेट जॉब क्रिएशन। यार छोटे छोटे, जैसे मतलब मान लो कि एग्रीकल्चरल फार्मर्स को लोन्स दिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी मतलब सपोर्ट तो नहीं मिल रहा, लेकिन छोटा छोटा सपोर्ट मिल रहा है। स्टार्टअप्स के लिए वो दिया जा रहा है, यूथ को, रूरल यूथ को दिया जा रहा है। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, यूथ को बता रहा हूँ, मैं विमेन को बता रहा हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करना, ये माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स का पार्ट है। इसके लिए हमारे देश में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वगैरह जो होते हैं वो मतलब वो वर्क करते हैं। ये इसके अंदर आएगा, हम लोग जो पढ़ेंगे ना इसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और वैसे भी ये टर्म्स मैं नितिन सिंघानिया के अंदर करवा चुका हूँ मैं अच्छे से। एडिक्वेट जॉब क्रिएशन, जैसे जिनको बिल्कुल भी जॉब नहीं मिल रही है, सरकार की तरफ से लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम कौन सी है पूरे विश्व की, जो इंडिया में चलती है, पूरी दुनिया की? एमजी नरेगा कह लो, मनरेगा कह लो, जैसा आपको ठीक लगे। एफिशिएंट एंड वेल टारगेटेड सब्सिडीज फॉर द पुअर सेक्शन, जैसे सब्सिडीज ऑन गिविंग पुअर, नहीं पुअर नहीं, ये, हाँ ठीक है ठीक है, पुअर एग्रीकल्चर पीजेंट्स विथ एग्रीकल्चरल इनपुट्स ऑन सब्सिडाइज रेट्स। सब्सिडी का बेसिक मकसद क्या होता है? किसी भी चीज का दाम मार्केट रेट से कम करना, और वो बर्डन कौन उठाता है अपने ऊपर? सरकार। इक्विटेबल एक्सेस टू क्रेडिट एंड लैंड, अगर वो किसी, कोई स्कीम है, कोई स्कीम नहीं, मतलब स्कीम तो चलो एक टारगेटेड होगी, ऑब्वियसली बात है, उसके अंदर लिखा होगा किसको ये मिलेगी स्कीम, इसके फायदे। लेकिन इक्विटेबल एक्सेस टू, अगर हम लोग लैंड की बात करें तो हमारे देश में क्या आया था? और क्रेडिट की बात करें, आप ये यहां पर ले जाओ, माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स, सिविल गवर्नेंस। तो एट द कोर ऑफ सिविल गवर्नेंस इज द डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ इनिशिएशन ऑफ पीपल टू इंप्रूव देयर कैपेसिटी। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ था ना, इधर आओ,
इसकी डेफिनेशन जो थी यूएनडीपी की, नहीं, प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन की डेफिनेशन में एक चीज़ थी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑल सच प्रोसेसेस इन एनी सोसाइटी विच डिफाइंस द एनवायरमेंट, लोगों को स्कोप दे, मतलब वो एक एनवायरमेंट, मतलब मैंने आपको बताया था फ्लोरा फॉरेवर एनवायरमेंट नहीं है, लोगों को स्कोप मिलना चाहिए जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी को रेज कर सके, कैपेबिलिटी को रेज कर सके और उसको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज मिले अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए, एंड सेट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस ऑन दी अदर्स। कुल मिलाकर एक इंसान अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बना सके। अब यहाँ पर ये भी यही चीज़ कह रहे हैं, सिविल गवर्नेंस। एट द कोर ऑफ सिविल गवर्नेंस इज द डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ इनिशिएशन ऑफ पीपल। लोग प्रयास करना शुरू करें, अपनी कैपेबिलिटी को निखारें, ताकि वो अपनी कैपेसिटी को इंप्रूव कर सके टू गवर्न दियर लाइफ्स बाय क्रिएटिंग इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एंड इनफॉर्मल प्रोसेसेस टू एड्रेस द फॉलोइंग कंसर्न्स। ठीक है, जैसे प्रोटेक्टिंग बेसिक ह्यूमन राइट्स, पर्टिकुलरली द राइट्स ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सिक्योरिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल। इसके लिए हमारे देश में कौन काम करता है? जैसे और लोगों के राइट्स को सिक्योर करने वाला या फंडामेंटल राइट्स का गारंटर कौन होता है? गार्जियन। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट इज क्लियर दैट द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस इज बहुत बहुत डायनेमिक कंसेप्ट है ये, एंड इन्वॉल्विंग इन नेचर। इट इम्प्लाइज द फॉलोइंग, यानी कि ये क्रक्स है चारों पॉइंट। टेकिंग केयर ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट फॉर द वेलबिंग ऑफ द सिटीजन। स्टेट जो है वो अच्छे से फंक्शन करे ताकि सिटीजन का ख्याल रखा जा सके। लोगों के लिए फंडामेंटल राइट सिक्योर करे जा सके जो कि उनको गारंटी करे गए हैं संविधान में। एनरिच एंड इंप्रूव पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ऑल द सिटीजन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। यानी कि वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो सेटअप हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? उसका मतलब ये है कि वो इंस्टीट्यूशंस जो है वो सेटअप ना रहे, उनका एक्शनेबल पार्ट हमें देखना चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना? तो इस डिस्कशन में 200 वाला लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।